नीचे प्रस्तुत कथा मुगल सम्राट अकबर के दरबार में घटित एक काल्पनिक लेकिन ऐतिहासिक रंग से ओतप्रोत संघर्ष की विस्तृत और रोमांचक दास्तां है। यह कहानी उन दिनों की है जब अकबर का दरबार न केवल ज्ञान और कला का केंद्र था, बल्कि वहां के मंत्रियों के बीच मतभेद, राजनीति और कभी-कभी खुली टकराहट भी देखने को मिलती थी। यह कथा 5000 शब्दों के करीब विस्तार से उस संघर्ष, उसके कारण, घटनाओं और परिणामों को उजागर करती है। प्रस्तावना: सम्राट अकबर, जिन्होंने अपने शासन में धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और बुद्धिमत्ता की मिसाल कायम की थी, के दरबार में ऐसे कई मंत्री कार्यरत थे जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। इनमें से कुछ मंत्रियों के बीच मतभेद समय समय पर राजनीतिक असहमति में तब्दील हो जाते थे। इस कथा में हम एक ऐसे संघर्ष का विवरण पढ़ेंगे जहां दो प्रमुख मंत्री महाराज दीनबख्श और पद्मावताचार्य के बीच गहरी वैचारिक और व्यक्तिगत टकराव की कहानी है। यह कथा न केवल उन घटनाओं का दस्तावेज है, बल्कि एक गहन मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है कि कैसे सत्ता, अहंकार और विभिन्न दृष्टिकोणों के टकराव से एक महान सम्राट के दरबार में अशांति फैल सकती थी। पृष्ठभूमि: अकबर का आदर्श दरबार। अकबर का दरबार सांस्कृतिक, साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध था। दरबार में विश्व के विभिन्न कोनों से आए विद्वान, कवि, संगीतज्ञ और राजनीतिज्ञ सम्मिलित थे। दरबार के प्रमुख मंत्रियों में से एक थे महाराज दीनबख्श, जो अपनी नीति और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे, तथा पद्मावताचार्य, जिनकी कला, विज्ञान और तर्क शक्ति से सबको प्रभावित किया जाता था। दोनों मंत्रियों का व्यक्तित्व इतने विपरीत थे कि अक्सर उनके विचारों में कट्टर मतभेद सामने आ जाते थे। मंत्रीगण के मतभेद। दरबार में अक्सर निर्णय लेते समय मंत्रियों के बीच मतभेद होना सामान्य बात थी। परंतु उस समय एक विशेष मुद्दा सामने आया जिसने पूरे दरबार को दो खंडों में विभाजित कर दिया। उस मुद्दे से जुड़ी थी भूमि के विभाजन की नीति, जिस पर महाराज दीनबख्श और पद्मावताचार्य के विचार एकदम विपरीत थे। दीनबख्श का मानना था कि भूमि का उचित वितरण न केवल आर्थिक समता को बढ़ावा देगा, बल्कि यह समाज में न्याय सुनिश्चित करेगा। वहीं पद्मावताचार्य ने तर्क दिया कि भूमि की एकरूपता और केंद्रित नियंत्रण से ही प्रशासनिक सुगमता और विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। संघर्ष की शुरुआत। मुद्दे की जड़ें। दरबार में यह बहस तब शुरू हुई जब अकबर ने एक बड़े कृषि सुधार के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव में विभिन्न वर्गों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करने की योजना शामिल थी। महाराज दीनबख्श ने इस योजना का समर्थन किया। उनका तर्क था कि ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने से समग्र समाज में स्थिरता आएगी। दूसरी ओर पद्मावताचार्य ने इस प्रस्ताव के खिलाफ कड़ा विरोध जताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था में अव्यवस्था और जमीन की संपत्ति में अनिश्चितता बढ़ेगी। पहली बैठक। एक विशाल सभा में दरबार के सभी मंत्रियों को एकत्र किया गया। सभा के आरंभ में अकबर ने शांति और विचार विमर्श की अपील की, परंतु जैसे जैसे चर्चा गहराई में गई, दोनों विचारधाराओं के बीच तीव्र मतभेद स्पष्ट होने लगे। महाराज दीनबख्श ने अपने समर्थकों के साथ जोर जोर से तर्क देते हुए कहा, सम्राट महोदय, यदि हम जमीन के उचित वितरण को सुनिश्चित करें तो यह न केवल किसानों के हित में होगा, बल्कि हमारे समग्र समाज में न्याय और समता का संदेश भी जाएगा। उनकी यह बात सुनकर कुछ मंत्रियों ने तालियों से उनका समर्थन किया, परंतु पद्मावताचार्य के समर्थक भी चिल्लाने लगे। तापता माहौल। बैठक के दौरान माहौल गर्म हो गया। पद्मावताचार्य ने स्पष्ट किया, यह नीति केवल एक भ्रम है जिससे केवल कुछ ही वर्गों को लाभ होगा। हमें एक सशक्त, केंद्रीकृत प्रशासन की आवश्यकता है जिससे संपूर्ण साम्राज्य का विकास सुनिश्चित हो सके। उनकी आवाज में दृढ़ता और आत्मविश्वास था।
इस पर कुछ अन्य मंत्री भी उनके पक्ष में बोल पड़े। सभा में सुनाई दे रही थी कि कैसे एक दूसरे पर तीखे शब्दों का प्रहार हो रहा है। अकबर ने शांत चित्त से दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, परंतु मन में एक गहरी चिंता थी कि इस बहस से दरबार में विभाजन का बीज तो जरूर बो दिया गया है। दरबार में उठते तूफान के स्वर। व्यक्तिगत टकराव। समय के साथ बहस केवल नीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह व्यक्तिगत संघर्ष में तब्दील हो गई। महाराज दीनबख्श और पद्मावताचार्य दोनों ने एक दूसरे के चरित्र पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। दीनबख्श ने आरोप लगाया कि पद्मावताचार्य केवल अपनी अकादमिक प्रतिष्ठा के लिए प्रशासनिक सुधारों का विरोध कर रहे हैं, जबकि पद्मावताचार्य ने कहा कि दीनबख्श का दृष्टिकोण भावुकता और अधूरा तर्क पर आधारित है। इस टकराव ने दरबार के अन्य मंत्रियों में भी विभाजन की लहर फैला दी। कई मंत्री अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। दरबार में तो गर्मजोशी से बहस हो रही थी, वहीं कुछ मंत्री आपस में पीछे हटकर चुप्पी साधने लगे। उन दिनों का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर कोई जानता था कि यदि यह टकराव जारी रहा तो सम्राट अकबर के शासन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। विरोधाभास के उदाहरण। एक दिन जब दीनबख्श और पद्मावताचार्य एक दूसरे के सामने सीधे आ गए तो उन्होंने एक गहरी बहस की। दीनबख्श ने कहा, आप केवल अपने स्वार्थ और प्रतिष्ठा की चाह में उलझे हुए हैं। यदि आपके विचारों को अपनाया जाता है तो समाज के निचले तबके की आवाज दब जाएगी। पद्मावताचार्य ने कठोर स्वर में जवाब दिया, यह कथन अतिशयोक्ति है। मेरे विचार समाज के दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए हैं। केवल भावुक निर्णयों से हमारा शासन कमजोर हो जाएगा। यह बयान सुनते ही दरबार में मौन फैल गया। इस विरोधाभास ने दोनों पक्षों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी, जिसे तोड़ना अब आसान नहीं था। अन्य मंत्रियों की भूमिका। दरबार में अन्य मंत्रियों की भूमिका भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण थी। कुछ मंत्री जो अकबर के करीबी थे, ने दोनों पक्षों को संतुलित करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने अपने अपने हितों के लिए इस विभाजन का लाभ उठाने का प्रयास किया। दरबार में कई बार ऐसे भी दृश्य देखने को मिले जहां मंत्रियों ने एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचे। उनके बीच की इस खींचतान ने दरबार के वातावरण को और भी विषम बना दिया। संघर्ष की चरम सीमा। सम्राट अकबर की प्रतिक्रिया। सम्राट अकबर, जिनके दिल में सदैव न्याय और धर्मनिरपेक्षता का भाव था, ने इस बढ़ते संघर्ष को देखकर तुरंत ही कार्रवाई का संकल्प लिया। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रमुखों को अपने समीप बुलाया और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह किया। अकबर ने कहा, मेरे प्रिय मंत्रीगण, यह हमारे साम्राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। हमें इस बहस को विचार विमर्श और समझदारी से सुलझाना होगा, ताकि हमारे दरबार में फिर से एकता और विश्वास स्थापित हो सके। अकबर की यह बात सुनकर दोनों पक्षों में थोड़ी सी शांति का संचार हुआ, परंतु मन में कई ऐसे सवाल थे जो आसानी से हल नहीं हो रहे थे। अकबर ने निर्णय किया कि इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए एक विस्तृत चर्चा और पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने एक विशेष सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। इस सभा का उद्देश्य था कि हर मत को समान रूप से सुना जाए और एक समग्र नीति पर पहुंचा जाए। सभा की तैयारी। सभा की तैयारी दिन प्रतिदिन जोर पकड़ने लगी। महाराज दीनबख्श ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर विस्तृत तर्क तैयार किए, जबकि पद्मावताचार्य ने भी अपने पक्ष के लिए ठोस तथ्य और आंकड़ों का संग्रह किया। दरबार में चर्चा के साथ साथ राजनैतिक रणनीतियां भी तय की जा रही थीं। कुछ मंत्रियों ने तो चुपचाप अपने अपने हितों की तैयारी भी कर ली थी। सम्राट अकबर ने स्वयं ही इस सभा में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा, इस सभा में मैं स्वयं यह सुनिश्चित करूंगा कि हर एक का विचार समान रूप से सुना जाए। हमें इस विवाद को समाप्त कर साम्राज्य के हित में एक स्पष्ट और स्थायी नीति बनानी होगी। यह घोषणा सुनकर सभी मंत्रियों में एक नई उम्मीद की किरण जग गई, क्योंकि उन्होंने अपने सम्राट में वही गुण देखा था जिसके कारण वह अपने दरबार में सामंजस्य कायम कर सके थे। विस्तृत चर्चा और विवाद समाधान। विचारों का आदान प्रदान। सभा के दिन दरबार के सभी मंत्री एक विशाल हल में एकत्र हुए। माहौल में गंभीरता थी, परंतु उम्मीद की भी झलक थी। सभा के आरंभ में सम्राट अकबर ने सभी मंत्रियों से आग्रह किया कि वे अपने अपने विचार बिना किसी बाधा के प्रस्तुत करें। महाराज दीनबख्श ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे भूमि का उचित पुनर्वितरण समाज के निम्न तबके को सशक्त करेगा। उनके अनुसार, यदि हम सभी वर्गों को न्यायसंगत रूप से भूमि बांटें, तो यह न केवल आर्थिक समता लाएगा बल्कि समाज में विश्वास और एकता भी बढ़ेगी। उन्होंने अपने विचारों के समर्थन में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उदाहरण भी पेश किए, जिनसे यह स्पष्ट होता था कि उनके विचार समाज के दीर्घकालीन हित में थे। इसके बाद पद्मावताचार्य ने अपनी बात रखी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि हम प्रशासनिक एकरूपता को बनाए रखें तो शासन में स्थिरता बनी रहेगी। भूमि का एकरूप नियंत्रण न केवल राज्य की शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि इससे आपसी कलह भी दूर होगी। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि यदि भूमि का पुनर्वितरण अनियंत्रित हो गया तो प्रशासनिक ढांचे में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, जिससे साम्राज्य की सुरक्षा और विकास पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। दोनों पक्षों के तर्क। सभा में उपस्थित अन्य मंत्रियों ने भी अपने अपने विचार रखे। कुछ मंत्रियों ने दीनबख्श के विचारों का समर्थन किया और कहा कि समाज में आर्थिक समानता लाने से सामाजिक समरसता सुनिश्चित हो सकती है। वहीं कुछ ने पद्मावताचार्य की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्रीकृत नियंत्रण से प्रशासनिक निर्णयों में तेजी और सटीकता आएगी। इस विस्तृत चर्चा में दो प्रमुख धारणाएं सामने आईं। सामाजिक न्याय और समानता। इस धारा के समर्थक तर्क देते थे कि यदि प्रत्येक वर्ग को न्यायसंगत रूप से भूमि प्राप्त हो तो समाज में विश्वास, सहयोग और संतुलन बनेगा। इस तर्क का समर्थन करने वाले मंत्रियों ने कई उदाहरण दिए, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सुधार, किसानों की स्थिति में सुधार और दीर्घकालीन सामाजिक स्थिरता। केंद्रीकृत प्रशासन और विकास। दूसरी ओर पद्मावताचार्य और उनके समर्थकों का कहना था कि केंद्रीकृत प्रशासन से राज्य के सभी हिस्सों में समान नीति और योजना बनाई जा सकती है, जिससे तेजी से विकास संभव होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बिना केंद्रीकृत नियंत्रण के राज्य में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मध्यस्थता और समाधान की दिशा में कदम। सम्राट अकबर ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कहा, मैं समझता हूं कि दोनों विचारों में अपनी अपनी सच्चाइयां हैं। मेरा उद्देश्य है कि हम एक ऐसी नीति बनाएं जो समाज के प्रत्येक तबके का हित सुनिश्चित करे। उनकी इस बात में एक स्पष्ट संकेत था कि समाधान के लिए एक समझौता संभव है। अकबर ने प्रस्तावित किया कि भूमि का पुनर्वितरण करते समय कुछ विशेष क्षेत्रों में केंद्रीकृत नियंत्रण भी रखा जाएगा, जिससे प्रशासनिक सुगमता बनी रहे। इस प्रकार दोनों विचारों का संगम करके एक समग्र नीति तैयार की जाएगी। मतभेदों का समाधान। बहुत लंबी चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने समझौते पर पहुंचने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि भूमि के पुनर्वितरण को 3 चरणों में किया जाएगा। 1. प्रारंभिक सर्वेक्षण और आंकड़ों का संग्रह। पहले चरण में प्रत्येक क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा और भूमि की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के आधार पर भूमि के वितरण के लिए एक मानक तैयार किया जाएगा। 2. न्यायसंगत विभाजन की योजना।
दूसरे चरण में सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए भूमि का पुनर्वितरण किया जाएगा। इस योजना में ग्रामीण जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण भी बनाए रखा जाएगा। 3. केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी। अंतिम चरण में भूमि के वितरण के पश्चात एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इस समझौते ने न केवल दोनों पक्षों के मतभेदों को समाप्त किया, बल्कि दरबार में एक नई सकारात्मक ऊर्जा भी भर दी। मंत्रीगण ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस नीति के क्रियान्वयन से समग्र साम्राज्य को विकास और सामाजिक न्याय दोनों ही प्राप्त होंगे। संघर्ष के पश्चात प्रभाव और दरबार की पुनर्स्थापना। दरबार में फिर से शांति। समझौते के पश्चात दरबार में धीरे धीरे फिर से शांति का माहौल लौट आया। सम्राट अकबर ने स्वयं इस नई नीति के क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष निगरानी करने का आदेश दिया। मंत्रीगण ने अब एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना को पुनः स्थापित किया। दरबार में होने वाले छोटे मोटे मतभेद अब बड़े संघर्ष में तब्दील नहीं हो रहे थे। प्रत्येक मंत्री ने यह समझ लिया था कि साम्राज्य के हित में एकजुटता कितनी महत्वपूर्ण है। इस नए संकल्प ने दरबार के भीतर एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया, जिसमें प्रत्येक मंत्री ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने का बीड़ा उठाया। प्रशासनिक सुधार। नई नीति के क्रियान्वयन के साथ साथ दरबार में अन्य प्रशासनिक सुधारों की भी शुरुआत हुई। सम्राट अकबर ने एक समिति गठित की, जिसमें दीनबख्श, पद्मावताचार्य और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने मिलकर नीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया। इस समिति का उद्देश्य था कि भविष्य में किसी भी प्रकार के मतभेद या संघर्ष को शुरुआती चरण में ही समाप्त किया जा सके। समिति के कार्यकाल में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख थे। नियामक समिति का गठन। एक नियामक समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य दरबार में सभी निर्णयों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण। प्रत्येक क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि का पुनर्वितरण सभी वर्गों के हित में हो। शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम। दरबार में शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया, जिससे मंत्रियों और उनके अधीनस्थों में ज्ञान और समझदारी का स्तर बढ़े। व्यक्तिगत सुधार और अनुभव। इस संघर्ष से प्रत्येक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से भी सीख ली। महाराज दीनबख्श ने महसूस किया कि केवल अपने विचारों में अंधविश्वास के कारण कई बार संवाद में कटुता आ जाती है, जबकि पद्मावताचार्य ने यह समझा कि कभी कभी कठोर तर्क और आंकड़ों पर ही अटके रहना भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण में कुछ संशोधन किए और एक दूसरे के विचारों की सराहना करना सीखा। दरबार में होने वाले छोटे छोटे संवादों और विचार विमर्श से यह सीख मिली कि एक महान सम्राट का दरबार केवल बड़े निर्णयों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास, सहयोग और विचारों के आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस समझौते ने मंत्रियों के बीच पारस्परिक सम्मान और विश्वास को फिर से स्थापित कर दिया। संघर्ष के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। दरबार का सांस्कृतिक परिवेश। अकबर के दरबार में संस्कृति, कला और ज्ञान का अद्वितीय संगम था। यह वही स्थान था जहां विभिन्न धर्म, भाषाएं और सांस्कृतिक परंपराएं एक साथ मिलकर काम करती थीं। इस संघर्ष ने यह भी दर्शाया कि कैसे विभिन्न सांस्कृतिक और विचारधारात्मक मतभेद राजनीतिक मुद्दों में बदल सकते हैं। दरबार में यह भी माना जाता था कि प्रत्येक मंत्री की अपनी एक अलग पहचान होती है, जो साम्राज्य के विकास में योगदान देती है। महाराज दीनबख्श की विचारधारा में समाज के निम्न तबके की उन्नति का गहरा विचार था, जबकि पद्मावताचार्य ने केंद्रीय प्रशासन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राज्य के विकास पर जोर दिया था। इस संघर्ष ने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी दरबार में विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर किया।
सामाजिक न्याय की ओर कदम। समझौते के पश्चात दरबार में सामाजिक न्याय के लिए कई कदम उठाए गए। नीतियों में सुधार के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। भूमि पुनर्वितरण की योजना को एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे अन्य राज्यों में भी अपनाया जाने लगा। यह कदम समाज में एक नई सोच और जागरूकता का संचार लेकर आया। निचले तबके के लोग, जिन्हें पहले अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र के तहत अपने अधिकारों का आनंद लेने लगे। इस नीति ने समाज में विश्वास की नई लहर पैदा की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी वर्ग अन्य वर्ग के ऊपर न सवार हो। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। अकबर ने अपने दरबार में केवल प्रशासनिक सुधार नहीं किए, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्निर्माण पर भी जोर दिया। समझौते के पश्चात उन्होंने कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भी कई पहल की। दरबार में होने वाले मतभेदों ने भी एक सीख दी कि विभिन्न दृष्टिकोणों के सम्मिलन से ही एक सशक्त और विकसित समाज का निर्माण संभव है। इस नई सोच के तहत दरबार ने नए कलात्मक कार्यक्रम, साहित्यिक सभाएं और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम आयोजित किए। इससे दरबार में एकता और भाईचारे की भावना ने फिर से जन्म लिया। मंत्रियों ने न केवल प्रशासनिक बल्कि सांस्कृतिक मामलों में भी मिलजुल कर काम किया, जिससे समग्र साम्राज्य की छवि और प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ। संघर्ष के बाद की राजनीति और शासन व्यवस्था। प्रशासनिक सुधारों का दीर्घकालिक प्रभाव। समझौते के बाद दरबार में जो सुधारात्मक कदम उठाए गए, उनका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिला। भूमि पुनर्वितरण की नीति ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाया और प्रशासन में पारदर्शिता तथा न्याय सुनिश्चित हुआ। इस सुधार ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि विभिन्न विचारों के बीच समझौता और संवाद स्थापित किया जाए, तो बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक सुधार संभव हैं। दरबार के अन्य मंत्री भी इस नीति से प्रेरित होकर अपने अपने क्षेत्रों में नवाचार और सुधार की दिशा में काम करने लगे। सम्राट अकबर की दूरदर्शिता और उनके द्वारा अपनाई गई मध्यस्थता की नीति ने पूरे साम्राज्य में प्रशंसा का सिलसिला शुरू कर दिया। इसने यह संदेश दिया कि यदि विचार विमर्श और समझदारी से काम लिया जाए, तो मतभेदों को सुलझाया जा सकता है और समाज में समरसता लाई जा सकती है। दरबार में विश्वास की पुनः स्थापना। अकबर के इस निर्णय ने दरबार में एक नई ऊर्जा और विश्वास की भावना को जन्म दिया। मंत्रियों ने न केवल अपने मतभेदों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने मिलकर साम्राज्य के विकास के लिए काम करने का बीड़ा उठाया। दरबार में होने वाले छोटे छोटे विवाद अब चर्चा और सुझाव के रूप में सामने आने लगे, जिससे शासन व्यवस्था में सुधार और समग्र विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। भविष्य की राह। सम्राट अकबर के नेतृत्व में यह संघर्ष एक सीख बनकर उभरा। दरबार के हर सदस्य ने यह समझा कि व्यक्तिगत मतभेदों को एक तरफ रखते हुए सामूहिक हितों पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। इस अनुभव ने उन्हें भविष्य में आने वाले विवादों से निपटने का नयापन और स्पष्टता दी। भविष्य में जब भी किसी नीतिगत मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न होते, तो दरबार के सदस्य अकबर की इस नीति और समझौते की याद करके शांतिपूर्ण समाधान की ओर अग्रसर होते। यह अनुभव न केवल दरबार में बल्कि पूरे साम्राज्य में एक नई राजनीतिक सोच और सामाजिक चेतना का परिचायक बन गया। व्यक्तिगत संघर्ष और नैतिकता की सीख। मंत्रियों का आंतरिक संघर्ष। समझौते की प्रक्रिया के दौरान और उसके पश्चात प्रत्येक मंत्री ने आंतरिक संघर्ष का सामना किया। महाराज दीनबख्श ने स्वयं को इस बात से चिंतित पाया कि कैसे कभी कभी अधूरा तर्क और भावनात्मक निर्णय प्रशासनिक नीतियों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने खुद से वादा किया कि भविष्य में अपने निर्णयों में और अधिक विवेक और सहानुभूति का समावेश करेंगे।
वहीं पद्मावताचार्य ने भी इस संघर्ष से सीखा कि केवल आंकड़ों और तर्कों पर ही अटके रहना कभी कभी समाज के भावनात्मक पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है। उन्होंने महसूस किया कि समाज के हर वर्ग की संवेदनाएं और आवश्यकताएं ध्यान में रखनी चाहिए ताकि एक संतुलित और समग्र नीति बनाई जा सके। नैतिकता और कर्तव्य का एहसास। इस संघर्ष ने दरबार के प्रत्येक सदस्य में नैतिकता और कर्तव्य की भावना को और प्रबल किया। समझौते की प्रक्रिया ने उन्हें यह सिखाया कि राजनीति में विचार विमर्श और समझदारी से काम लेना कितना आवश्यक है। अकबर के आदर्शों के अनुरूप हर मंत्री ने यह समझा कि उनका प्रमुख कर्तव्य साम्राज्य की प्रगति और जनकल्याण के लिए कार्य करना है। इस अनुभव ने उन्हें यह भी सिखाया कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सामूहिक हितों का ध्यान रखना ही एक महान समाज और शासन का आधार है। सामाजिक शिक्षा और प्रेरणा। दरबार में इस संघर्ष की चर्चा धीरे धीरे समाज में भी फैल गई। निचले तबके के लोग, जिन्होंने इस नीति के क्रियान्वयन के लाभ देखे, उन्हें प्रेरणा मिली कि वे भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों और सामाजिक न्याय की मांग करें। इस संघर्ष की कहानी को लोकगीतों, नाटकों और साहित्य में उतारा गया, जिससे आने वाली पीढ़ियों में न्याय, एकता और सहिष्णुता का संदेश फैलाया गया। निष्कर्ष। सम्राट अकबर के दरबार में घटित यह संघर्ष, भले ही काल्पनिक हो, हमें एक गहन संदेश देता है कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, परंतु संवाद, समझदारी और मध्यस्थता से उन्हें सुलझाया जा सकता है। महाराज दीनबख्श और पद्मावताचार्य के बीच हुए विवाद ने यह प्रमाणित कर दिया कि व्यक्तिगत मतभेदों को पीछे छोड़कर सामूहिक हितों को प्राथमिकता देना ही एक मजबूत और विकसित समाज की पहचान है। इस संघर्ष ने दरबार में नए प्रशासनिक सुधारों, सामाजिक न्याय की नीतियों और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की राह खोल दी। सम्राट अकबर की दूरदर्शिता, उनके न्यायप्रिय दृष्टिकोण और उनकी शांति सुलह की नीति ने पूरे साम्राज्य को एक नया आयाम दिया। इस अनुभव ने दरबार के मंत्रियों को न केवल अपने व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक हितों के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी, बल्कि यह भी दिखाया कि जब ज्ञान, अनुभव और नैतिकता का संगम होता है तो किसी भी संघर्ष को हल किया जा सकता है। अंततः यह कथा हमें यह सिखाती है कि इतिहास में राजनैतिक और प्रशासनिक चुनौतियां हमेशा रहती हैं, परंतु समझदारी, संवाद और सहानुभूति के माध्यम से उन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। सम्राट अकबर के दरबार की यह दास्तां आज भी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे विचार विमर्श और सामूहिक प्रयास से एक सशक्त और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। विस्तार से कथा के पहलुओं। नीचे प्रस्तुत है कथा का अगला भाग, जिसमें दरबार में अब तक के सुधारों, चुनौतियों और संघर्षों के बाद एक नई दिशा और परिवर्तन की प्राप्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला भाग, एक नई दिशा, सामूहिक स्वप्न और व्यक्तिगत उत्थान। एक नई राहों का आगाज। दरबार में पिछले सुधारों, कूटनीतिक प्रयासों और सामरिक रणनीतियों के सफल क्रियान्वयन के बाद अब समय आ गया था कि सामूहिक प्रयास के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी एक नई दिशा निर्धारित की जाए। सम्राट अकबर ने एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें दरबार के सभी वरिष्ठ और युवा मंत्री, सेनापति, कूटनीतिज्ञ और विद्वान एकत्र हुए। इस सभा का मुख्य उद्देश्य था अब तक की उपलब्धियों का पुनर्मूल्यांकन करना, आंतरिक सुधारों के साथ बाहरी चुनौतियों का विश्लेषण करना तथा आने वाले युग के लिए एक नवीन रणनीति और आदर्श स्थापित करना। सभा के आरंभ में सम्राट अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हमने अपनी शक्ति, एकता और ज्ञान से कई बाधाओं को पार किया है, परंतु यह आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने विचारों और आदर्शों में नवीनता लाएं। हमारी एकता तभी संभव है जब हम व्यक्तिगत उत्थान के साथ सामूहिक स्वप्न को भी आत्मसात करें। 2. आंतरिक सुधार की दिशा में व्यक्तिगत संघर्ष, व्यक्तिगत विकास और अनुभव का संगम।
समय के साथ दरबार के कई मंत्री अपने अपने क्षेत्र में महान उपलब्धियां अर्जित कर चुके थे, परंतु व्यक्तिगत स्तर पर उनके विचार, आदर्श और संघर्ष भी धीरे धीरे सामने आने लगे। महाराज दीनबख्श ने महसूस किया कि नेतृत्व में केवल सामूहिक निर्णय ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर नियमित ध्यान सत्र, योगासन और विचार मंथन के कार्यक्रम आयोजित किए। इनके माध्यम से उन्हें न केवल शांति की प्राप्ति हुई, बल्कि पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर नए दृष्टिकोण अपनाने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। इसी दौरान पद्मावताचार्य ने भी अपने अनुभवों से सीखा कि कठोर तर्कों के बीच सहानुभूति और संवाद की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में नरमी लाने का प्रयास किया और युवा मंत्रियों के साथ खुले विचार विमर्श में भाग लेना शुरू कर दिया। इन प्रयासों से दरबार में व्यक्तिगत स्तर पर एक नई जागृति आई। मंत्रियों ने अब महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास सामूहिक उन्नति में योगदान देता है और इसीलिए व्यक्तिगत सुधार की दिशा में किए गए प्रयास दरबार की एकता को और भी प्रबल बना देते हैं। विचारों का संगम और अनुभवों का आदान प्रदान। एक दिन एक विशेष विचार विमर्श सत्र में विनायक लाल ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। क्या हम अपने पुराने अनुभवों को नए युग के अनुरूप ढालने में सक्षम हैं? इस प्रश्न ने सभी मंत्रियों के मन में गहरी सोच उत्पन्न कर दी। वरिष्ठ मंत्रियों ने अपनी कठिनाइयों, विफलताओं और सफलताओं का खुलकर वर्णन किया। युवा मंत्रियों ने अपने नए विचार, तकनीकी ज्ञान और आधुनिक सोच को साझा करते हुए सुझाव दिया कि पारंपरिक अनुभवों का नवाचार के साथ संगम ही असली सफलता की कुंजी है। संवाद और परस्पर सहयोग से व्यक्तिगत मतभेदों को पार किया जा सकता है तथा एक नई शैक्षिक प्रणाली के माध्यम से नए और पुराने अनुभवों को मिलाकर सामूहिक नीति बनाई जा सकती है। इस तरह के खुलासे ने दरबार में एक नई सोच का संचार किया, जहां हर सदस्य ने यह महसूस किया कि व्यक्तिगत विकास और सामूहिक सुधार एक दूसरे के पूरक हैं। 3. विदेशों से आई चुनौतियां और नवाचार की प्रेरणा। बाहरी दबावों के बीच नवाचार की आवश्यकता। साम्राज्य की सीमाओं पर चल रही चुनौतियां और कूटनीतिक दबाव लगातार बढ़ते जा रहे थे। पड़ोसी राज्यों में सत्ता परिवर्तन, व्यापारिक विवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोह की घटनाएं दरबार में चिंता की नई लहर लेकर आई थीं। इन चुनौतियों के बीच युवा मंत्रियों ने एक और पहल की, आधुनिक तकनीकों और डिजिटल प्रणाली के उपयोग को और अधिक व्यापक बनाना। विनायक लाल ने यह सुझाव दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा सीमाओं पर होने वाली गतिविधियों का रियल टाइम विश्लेषण करना आवश्यक है। उन्होंने एक डिजिटल निगरानी प्रणाली का प्रस्ताव रखा जिससे कि तुरंत सामरिक निर्णय लिए जा सकें। साथ ही एक नई कूटनीतिक टीम ने पारंपरिक संवाद के साथ साथ तकनीकी साधनों का भी उपयोग शुरू किया। इस टीम ने विदेशी व्यापारिक समझौतों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजनीतिक वार्ताओं में नए आयाम जोड़े। एक कूटनीतिक अधिकारी ने कहा, नवाचार के बिना हम आज की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। हमें अपने अनुभवों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर एक नई नीति तैयार करनी होगी। इस प्रकार बाहरी दबावों ने दरबार को नवाचार की दिशा में प्रेरित किया और नए प्रयोगों की ओर अग्रसर किया। विदेशी सांस्कृतिक आदान प्रदान। विदेशी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों में सुधार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिला। विदेशी विद्वान, कलाकार और कूटनीतिज्ञ दरबार में आमंत्रित किए गए, जिससे विभिन्न संस्कृतियों का संगम हुआ। इस आदान प्रदान ने न केवल दरबार के मंत्रियों के दृष्टिकोण को विस्तारित किया, बल्कि सामूहिक विचारों में भी नवीनता लाई। विदेशी विचारों ने भारतीय परंपरा, कला और ज्ञान को एक नई दिशा दी और दरबार में एक वैश्विक दृष्टिकोण को जन्म दिया। 4. सामूहिक स्वप्न, एक नई राजनीतिक क्रांति। सामूहिक एकता और नई नीति की घोषणा।
दरबार में अब तक के सुधार, व्यक्तिगत विकास और नवाचार के प्रयासों के फलस्वरूप सम्राट अकबर ने एक नई नीति की घोषणा की। इस नई नीति में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल थे। व्यक्तिगत और सामूहिक विकास का संगम। सभी मंत्रियों को नियमित प्रशिक्षण, शैक्षिक कार्यशाला और अनुभव साझा करने के कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य किया गया। तकनीकी नवाचार का समावेश। डिजिटल निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सामरिक योजना और पारदर्शी प्रशासन के लिए तकनीकी उपकरणों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया गया। विदेशी और आंतरिक कूटनीति का समन्वय। पारंपरिक और आधुनिक कूटनीति के माध्यम से विदेशों के साथ सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया गया। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। कला, साहित्य, संगीत और लोक कथाओं के माध्यम से सामूहिक एकता और सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित किया गया। सम्राट अकबर ने यह कहते हुए नीति की घोषणा की, हमारी असली ताकत हमारे विचारों, हमारे अनुभवों और हमारी एकता में निहित है। यह नई नीति हमारे सामूहिक स्वप्न का प्रतीक है, जिसके द्वारा हम आने वाले युग के लिए एक सुदृढ़, समृद्ध और न्यायपूर्ण साम्राज्य का निर्माण करेंगे। नए आदर्श और भविष्य की आशा। इस नई नीति की घोषणा के साथ ही दरबार में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। युवा और वरिष्ठ मंत्री अब एक साझा लक्ष्य के प्रति सजग हो गए थे। व्यक्तिगत संघर्ष और मतभेदों के बावजूद सभी ने यह समझा कि सामूहिक एकता से ही बाहरी चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है। एक युवा मंत्री ने कहा, हमारे प्रयासों में हर विचार, हर अनुभव और हर तकनीक का संगम ही हमें सफलता के शिखर तक ले जाएगा। इस बात से पूरे दरबार में एक नई प्रेरणा का संचार हुआ। 5. सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रांति। शिक्षा में परिवर्तन की नई लहर। सम्राट अकबर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। दरबार में एक नवीन शैक्षिक प्रणाली का निर्माण किया गया, जिसमें पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान, तकनीकी ज्ञान और डिजिटल शिक्षा को भी शामिल किया गया। इस प्रणाली में विद्यार्थियों और युवा मंत्रियों के लिए विशेष प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकी उपकरणों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सामरिक रणनीतियों का प्रशिक्षण दिया गया। परंपरागत ज्ञान का संरक्षण। प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करते हुए उन्हें आधुनिक संदर्भ में पुनर्स्थापित किया गया। वैश्विक दृष्टिकोण। विदेशी विद्वानों और विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित किया गया, जिससे छात्रों में वैश्विक दृष्टिकोण का विकास हुआ। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की नई पहल। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दरबार ने अपने सुधारात्मक प्रयासों को जारी रखा। कलाकारों, कवियों, संगीतज्ञों और नाट्यकारों के सहयोग से एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय परंपरा के साथ साथ आधुनिक विचारों का भी संगम देखने को मिला। इस महोत्सव में पुरानी कहानियां, लोकगीत और नाटकों के माध्यम से इतिहास की गाथा को नए रूप में पेश किया गया। एक प्रसिद्ध कवि ने अपनी कविता में कहा, जब विचारों की बारिश होती है तो हर सूखी धरती में नवजीवन की बूंदें गिर जाती हैं। यह पंक्ति लोगों के मन में आशा और विश्वास का संचार कर गई, जिससे समाज में सामूहिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार हुआ। 6. समापन, एक नए युग की प्राप्ति। दरबार में अब तक के संघर्षों, सुधारों और नवाचारों के बाद सम्राट अकबर के नेतृत्व में एक नए युग की प्राप्ति का उत्सव मनाया गया। इस नए युग में व्यक्तिगत और सामूहिक विकास का संगम हो चुका था। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित हो चुका था। विदेशी चुनौतियों के सामने भी दरबार की एकता अडिग थी तथा सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रांति ने समाज के प्रत्येक वर्ग में आशा का संचार कर दिया था। सम्राट अकबर ने अंतिम घोषणा करते हुए कहा, आज हम केवल अपने अतीत की उपलब्धियों का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि भविष्य के उन सपनों को भी साकार कर रहे हैं, जो हमारी एकता,
बुद्धिमत्ता और नवाचार से जुड़े हैं। हमारी यह यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि जब तक हम एक साथ हैं तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस घोषणा के साथ दरबार में एक नई ऊर्जा, उत्साह और आशा का माहौल फैल गया। सभी मंत्रियों, सेनापतियों, विद्वानों और नागरिकों ने यह संकल्प लिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में निरंतर सुधार और नवाचार के माध्यम से इस नए युग की नींव मजबूत करेंगे। उपसंहार। इस भाग में हमने देखा कि कैसे दरबार ने व्यक्तिगत विकास और सामूहिक स्वप्न को एक साथ मिलाकर बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए एक नई नीति और शिक्षा, सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। दरबार के प्रत्येक सदस्य ने यह समझा कि बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी संभव है। यह नया अध्याय न केवल दरबार की उपलब्धियों का प्रतीक था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी बनेगा कि संवाद, सहानुभूति, तकनीकी नवाचार और पारंपरिक ज्ञान का संगम हमें एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और विकसित समाज की ओर अग्रसर कर सकता है। इस प्रकार अगला भाग दरबार में नए आदर्शों, व्यक्तिगत उत्थान और सामूहिक स्वप्न की प्राप्ति का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत करता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चुनौतियों के बावजूद जब हम एकजुट होकर अपने अनुभवों और नवाचारों का संगम करते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते। यहाँ प्रस्तुत है उस कथा का अगला भाग, जिसमें दरबार में स्थापित नए सुधारों के बाद आने वाली चुनौतियों, नई राजनीतिक जटिलताओं और व्यक्तिगत संघर्षों का विस्तृत वर्णन है। अगला भाग, नए संघर्ष और बदलाव की नई लहरें।